Namaskar, namaskar, namaskar. This is Byomkis Meher. I welcome all of you in this Let's Crack UPSC CSC. गोल्डन जी के ट्रीक में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं कि पूरा आधुनिक इतिहास को, मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी हिस्टोरिकल डेट्स हैं उसको किस तरह से आसानी से आप लोग यूज करोगे। और मैं ये सारे जो डेट्स हैं, मेन मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, सबको मैं ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा। हाउ इजीली यू विल रिमेंबर द ट्रिक्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, स्वदेशी मूवमेंट सेम ईयर 1905, मुस्लिम लीग कलकत्ता सेशन 1906, सूरत स्प्लिट 1907, मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स 1909, देन होम रूल लीग एंड लखनऊ पैक्ट 1916। उसके बाद देखिए ये सब इंसिडेंट जो है मैं सब जो है ट्रिक के साथ आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ कि कितना इजीली आप लोग चीजों को याद रखो। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम लोग इसी पे। यस, देखिए तो फर्स्ट है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, उसका टाइम है बेटा 1905। पार्टीशन ऑफ बंगाल देखो, बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। और बंगाल को दो हिस्सा में बांटा गया था, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। सबसे मेन कारण था हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना, क्योंकि आज के डेट में भी देखिए वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर हिंदू है और ईस्ट बंगाल जो है आज के डेट में बांग्लादेश है। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में डिवाइड कर दिए जाएंगे, तो सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली हिंदू एंड मुस्लिम विल बी डिवाइडेड, जिसको कहा जाता है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था और उसी के खिलाफ जो मूवमेंट हुई थी स्वदेशी मूवमेंट, सेम ईयर 1905। उसके बाद देखो 1906 में दो चीजें हुई थी। एक है मुस्लिम लीग का गठन। मुस्लिम लीग का गठन हुआ था 1905 में, 1906 में। एंड आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क जो है मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट रहे थे, फाउंडर थे। प्रेसिडेंट जो थे आगा खान थे। और मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो हुआ था ढाका में। मुस्लिम लीग के टू डिमांड्स थे, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर द मुस्लिम। उसके बाद जो है उसी सेम 1906 में ही हुआ था कलकत्ता सेशन, 19 सेम मुस्लिम लीग एंड कलकत्ता सेशन। उसके बाद देखो 1907 में सबसे एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंसिडेंट हुआ था, दैट इज सूरत विभाजन, सूरत स्प्लिट। आईएनसी के बीच में दो पार्टी था, एक गरम दल एक नरम दल, दो पार्टी में बट गया था गरम दल और नरम दल में, और ये सूरत स्प्लिट है। उसके बाद देखो ये तीनों मूवमेंट जो है एक दूसरे से रिलेटेड है, मॉर्ले मिंटो, होम रूल एंड लखनऊ पैक्ट। देखो मॉर्ले मिंटो में देखो एक चीज बता रहा हूँ कि ये है ब्रिटिशर्स, ये है मुस्लिम लीग और ये है आईएनसी। ठीक है, तो ब्रिटिशर एक तरफ, मुस्लिम लीग एक तरफ, आईएनसी एक तरफ। तो देखिए मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, ब्रिटिश जो मुस्लिम लीग का, यहाँ पर मुस्लिम लीग का दो डिमांड था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द मुस्लिम और स्पेशल प्रोविजन फॉर द मुस्लिम। मतलब मुस्लिम के लिए निर्वाचन अलग होगा, उसके लीडर भी मुस्लिम होंगे। तो अकॉर्डिंग टू द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम लीग का दो डिमांड को पूरा कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर मुस्लिम एक तरफ और एक तरफ आईएनसी। ये था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। होम रूल मूवमेंट और होम रूल लीग, होम रूल देखो लीग के नाम पे बाल गंगाधर तिलक, और मूवमेंट जो है एनी बेसेंट, दोनों मिलकर उन्होंने कोशिश की थी कि आईएनसी की तरफ से थे कि मुस्लिम लीग जो ब्रिटिशर को सपोर्ट करे किस तरह से कन्विंस किया जाए, सो दैट मुस्लिम लीग और आईएनसी एक तरफ हो जाएं और एक तरफ ब्रिटिशर्स हो जाएं। क्लियर है? तो यही मकसद था होम रूल मूवमेंट का, बट वो फेल्ड हो गए थे। फाइनली लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग और आईएनसी बीच में समझौता हो गया था। कैसे? अब आईएनसी मुस्लिम लीग का दो डिमांड मान गया था, तो मुस्लिम लीग और आईएनसी एक तरफ और मतलब ब्रिटिशर एक तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स, होम रूल मूवमेंट में आईएनसी ने कोशिश की थी, और लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम लीग और आईएनसी एक तरफ, मतलब मुस्लिम लीग प्लस आईएनसी, इंटरनेशनल कांग्रेस एक तरफ और एक तरफ थे ब्रिटिशर्स। क्लियर है? तो आप देख सकते हो 1909 में हुआ था जो घटना, वो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। और 1916 में दो घटना हुई थी, दैट इज होम रूल मूवमेंट एंड लखनऊ पैक्ट। होम रूल मूवमेंट एंड लखनऊ पैक्ट, तो देख सकते हो यहाँ पर इतना जो इंसिडेंट है, 8 इंसिडेंट है, उसमें से तो बेटा आप 6 इंसिडेंट तो आराम से याद करोगे। देखो 5 के 2 है, 6 के 2 है और 16 के 2 है। 5 के 2 है, 6 के 2 है और 16 के 2 है, और एक है बेटा 7 और एक है 9। तो ध्यान रखना, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट 1905, मुस्लिम लीग एंड कलकत्ता सेशन 1906,
सूरत स्प्लिट 1907, मॉर्लेमिंटो 1909, देन होम रूल मूवमेंट एंड लखनऊ पैक्ट 1916। क्लियर है पॉइंट? मैं पूछूंगा लास्ट में, उसके बाद देखिए अगला चीज देखिए। देखो ये जो कहानी है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। देखो रौलत एक्ट की वजह से हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से हुआ था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक वजह था स्वराज पार्टी, और स्वराज पार्टी के प्रेशर की वजह से हुआ था साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन फेल होने के बाद नेहरू रिपोर्ट। तो ये एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है। कैसे? एक एक लाइन में बता रहा हूं। डिटेल में आपको वीडियोस देखनी है तो सारे वीडियोस के बारे में मैंने टॉपिक बनाई है, उसके साथ साथ मैराथन भी बनाया, आप देख सकते हैं। यहां पर मैं केवल ट्रिक्स बता रहा हूं। देखो रौलत एक्ट क्या था? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस रौलत एक्ट? रौलत एक्ट का मतलब है ना वकील ना दलील ना अपील, ना वकील ना दलील ना अपील, किसी को भी बंदी बनाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द रौलत एक्ट, अगर सस्पेक्ट करते हैं कि वो ब्रिटिशर के खिलाफ काम कर रहे हैं। और रौलत एक्ट के चलते डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू दोनों को बंदी बनाया गया था, इसलिए पंजाब के लोग इकट्ठे हुए थे। उस बाग का नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग वो अमृतसर में है, और ब्रिटिशर्स ने, जनरल डायर ने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया था 13 अप्रैल 1919 में, जिसकी वजह से 1000 से ज्यादा लोगों का डेथ हुआ था, बट ऑफिशियली 379 वर किल। उसकी वजह से जो इतने लोग डेथ हो गया था, उसी की वजह से महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉट टू कोऑपरेट, नॉन कोऑपरेशन मतलब क्या है? नॉट टू कोऑपरेट ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर को सहयोग नहीं करेंगे, उन्होंने छेड़ दिया था, स्टार्ट कर दिया था। उसी दौरान देखो 1920 से 22 में दो ही इंसिडेंट हुआ था। एक है आईएनसी की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और एक मुस्लिम लीग की तरफ से खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत सेम, एक तरफ से आईएनसी, एक तरफ से खिलाफत। उसके बाद देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से फेल हो गया था, जिसकी वजह से उसके बाद महात्मा गांधी को भी जेल हो गया था। उसके बाद जो एनसी केलकर है, चित्तरंजन दास है, मोतीलाल नेहरू, उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। और स्वराज पार्टी का मकसद था कि ब्रिटिशर के साथ होके ब्रिटिशर को अंदर से प्रेशर करेंगे। और स्वराज पार्टी जैसे ही पावर में आया था, उन्होंने साइमन कमीशन, उन्होंने बनाया था साइमन कमीशन। कौन सा ईयर में? 1927 में। बट ध्यान रखना, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, बनाया गया था 27 में। और साइमन कमीशन फेल हो गया था क्योंकि साइमन कमीशन के सभी सदस्य जो है ब्रिटिशर्स थे। ऑल द मेंबर ऑफ द साइमन कमीशन वर द ब्रिटिशर, साथ के साथ, इसलिए साइमन कमीशन को सबने मतलब साइमन गो बैक का नारा दिया था। उसके बाद हुआ था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने पेश किया था डोमिनियन स्टेटस का। ठीक है, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो रौलत एक्ट के बाद जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग के बाद जो है नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन के बाद स्वराज, स्वराज के प्रेशर करने की वजह से साइमन, और साइमन की वजह से नेहरू रिपोर्ट। तो आप देख सकते हो 1919 में दो घटना है, एक है रौलत एक्ट, दूसरा है जलियांवाला बाग। और 1920 में सबसे इंपॉर्टेंट है, 2022 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत। उसके बाद स्वराज पार्टी 23, साइमन कमीशन 27 और नेहरू रिपोर्ट 28। ध्यान रखना, तो ये जो है 1920 और ये 22 में खत्म होता है, 23 लगातार है, उसके बाद 27 और 28। सिंपल सी बात है। तो ये चारों को तो याद रखना है। रौलत एक्ट, जलियांवाला बाग 1919, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत 1920 से 20। क्लियर है? पूछूंगा मैं बेटा। अगला 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 चीज देखो, अगला चीज स्लाइड तो याद करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल है। देखो आप देखो, यहां से शुरू करते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो ईयर देखिए, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का 1930, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का 1931, और थर्ड का है 1932। तो ये तो मेरा सीधा याद रहेगा, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1932 में। ये तो क्लियर कट सीधा याद रहेगा। क्लियर है पॉइंट? उसके बाद देखो 29 में जो चीजें हुई है, 29 में पहला चीज क्या है? 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना है, जिन्ना की 14वीं बिंदियां, 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना। उसके बाद क्या है? लाहौर सेशन है, लाहौर अधिवेशन है, लाहौर अधिवेशन। ठीक है, उसके बाद देखो, तो ये दोनों जो है 1929 में हुआ था। उसके साथ साथ देखो 30 में कि दांडी मार्च, जिसको ही कहा जाता है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और सॉल्ट सत्याग्रह, दांडी मार्च 1930 में हुआ है। ठीक है, उसके साथ कांग्रेस मिनिस्टर दिए थे रेजिग्नेशन 1939। दरअसल क्या हुआ था, कांग्रेस मिनिस्टर क्यों रेजिग्नेशन दिए थे? 1939 से लेकर 1945 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी जो है घोषित कर दिया था इंडिया को बेलिग्रेंट कंट्री, मतलब कंट्रीज रेडी फॉर वाइट, लड़ाई करने के लिए रेडी, अपने तरफ से रेडी कर घोषित कर दिया था। उस दौरान कांग्रेस के मिनिस्टर आए थे, उन्होंने कहा था
कि हमें पूर्ण आज़ादी दे दो, तब जाके हम लोग सपोर्ट करेंगे, बट पूर्ण आज़ादी वाला कंडीशन को ब्रिटिशर ने एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से सबने रिजाइन कर दी थी। तो ध्यान रखना, तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत, तो ये लोग भी रेजिग्नेशन दिए थे। तो सिंपली है, देखो जिन्ना और लाहौर सेशन में एक चीज इंपॉर्टेंट है, पूर्ण स्वराज की घोषित की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 में, और जिन्ना जी ने भी 29 में ही किए थे अपना 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना। और देखो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30, सेकंड 31, थर्ड जो है 32, और दांडी मार्च भी हुआ था 30 में। ये सेम चीज है, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट सल सत्याग्रह। खाली एक याद रखना है, कांग्रेस मिनिस्टर डेजिग्नेशन 1939, है ना, बहुत सिंपल। अगला लास्ट है ये, देखो 1942 को तो बेटा आपको याद रखना है, इसलिए क्योंकि 1942 में तीन मेन इंसिडेंट हुआ था। क्या? क्रिप्स मिशन आया था भारत में, आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी का गठन हुआ था, और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, महात्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट, तो डू और डाई, करो या मरो वाला जो नारा था। तो ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन भी फेल था, सुभाष चंद्र बोस आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी और कैप्टन मोहन सिंह ने गठन किए थे, और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942, ये तो याद रखना ही है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का डेट मैंने बताया, देखो 1939 से लेकर 45। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये एहसास हो गया था कि भारत को जो है आजाद मिलने वाला है, क्योंकि दोनों जो पावर था, एलाइड पावर है, एक्सिस पावर, तो एक्सिस पावर जर्मनी पूरी तरह से छा रहा था और ब्रिटेन को पूरी तरह से ध्वंस कर रहा था। तो उसी उसी से लग रहा था कि ब्रिटेन के पावर कमजोर हो रहे हैं, तो हमें आज़ादी मिलने वाला है। तो जैसे ही आज़ादी मिलने वाला है, ये चीज़ें पता चल रहा था, हमें अलग अलग प्लान सब लोग सुझाव दे रहे थे कि भारत को इस प्रकार से हम लोग आज़ाद करेंगे। तो ये जो प्लान वगैरह आ रहे थे, एक को कहा जाता है सीआर प्लान, एक को कहा जाता है शिमला कॉन्फ्रेंस, एक को कहा जाता है कैबिनेट मिशन प्लान, और एक को कहा जाता है माउंटबेटन प्लान, और फाइनली जो आया था इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट। तो ये सब प्लान था और ये एक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस है, उसको वेबल प्लान भी कहा जाता है, वेबल, क्योंकि वेबल जो है वाइसरॉय थे इसलिए, ठीक है। तो ये प्लान देखो सिंपल है, 44 में एक प्लान आया था, 45 में दो प्लान आए थे, 46 में आया था और 47 में आया था। तो ये तो बेटा सिंपल सिंपल है, देखो कैसे, 1944, देन 45, 45 में दो आया है, देन 46 और देन 47, सिंपल। 44, 45, 46, 47। तो 44 में क्या है? सीआर प्लान है, सी राजगोपालचारी प्लान, उसको सीआर फॉर्मूला भी कहा जाता है, सी राजगोपालचारी, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फ्रॉम इंडिया फर्स्ट। शिमला कॉन्फ्रेंस, और उसको वेबल प्लान भी कहा जाता है, वेबल वेबल ने ही शिमला कॉन्फ्रेंस किए थे, शिमला जो है समर कैपिटल था, वेबल, लॉर्ड वेबल वर द वाइसरॉय एट द टाइम। देन कैबिनेट मिशन प्लान, ये भी फ्लॉप था, आया था बट संविधान बनाने के लिए, भारत के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गठन करने के लिए 1946 में। माउंटबेटन प्लान 1946, सेम ईयर 1946, सॉरी नाउ माउंटबेटन प्लान 1947 है, माउंटबेटन प्लान 1947 में। और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ऑल्सो 1947, भारतीय स्वतंत्रता कानून, जिसके बाद भारत को आजादी मिली। हालांकि जो माउंटबेटन प्लान के हिसाब से ही भारत को आजादी मिल गया था। तो सिंपल है बेटा, 42 में तो आपको याद रखनी ही है, क्रिप्स मिशन, आईएनए, क्विट इंडिया मूवमेंट। देन सारे प्लान देखो 44, 45, 46, 47। तो सीआर प्लान 44, शिमला एंड वेबल प्लान 45, कैबिनेट मिशन प्लान 46, माउंटबेटन प्लान that is in 47, और इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 47। तो इन दिस वे यू कैन इजीली रिमेंबर, ठीक है, इन दिस वे यू कैन, ये खत्म हो गया, इतना याद रखते हो तो आपका जो है चीजें बन जाएगी, आराम से बन जाएगी चीजें, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, इतना ही काफी है आप लोगों को। और एक चीज बता देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। पहला चीज तो ये है कि अनअकैडमी में जो है, आई एम टेकिंग द स्पेशल क्लास इन अनअकैडमी ऐप, स्पेशल क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 14 जुलाई से लेकर 14 सितंबर के बीच में अनअकैडमी ऐप में सारे जो सिलेबस है, चार मेनली चार, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, ये चार सब्जेक्ट को मुझे खत्म करना है 2 महीने के अंदर, 14 जुलाई से लेकर 14 सितंबर तक। और देखिए 9 से 10 जो टाइम, देखो टाइमिंग देखो 9 से 10 और 10 से 11, सेम टाइमिंग यहाँ पर देखो 9 से 10, 10 से 11 है, ठीक है। 9 to 10, 10 to 11 और 9 to 10, 10 to 11, क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पर जो है 9 to 10 होगा, कोई भी सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में से। देन उसके बाद जो सीरीज लेके आ रहा हूँ अब की बार, यूपीएससी पार, ध्यान रखना, उसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, अगर अब की बार यूपीएससी पार करना है तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना है।
उसके बाद देखो 9 से 10 और एक सब्जेक्ट होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, और उसमें मैं 10 से 11 में ला रहा हूँ 20 का दम। किस में, और देखना पढ़ाई में किस, तो डेली बेसिस पे आपको टेस्ट करना जरूरी है, और दिखाइए किस में कितना है दम। तो वेलकम टू 20 का दम एट 10 PM एवरी डे। और ये अभी कुछ दिन छुट्टी है, बट ये अगस्त 1 से स्टार्ट होगा, और कई सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो ये है अब की बार यूपीएससी पार्ट। मेरा पूरा कोशिश है कि हम डेली बेसिस में जो पढ़ते हैं, डेली बेसिस में हमें टेस्ट देना चाहिए। कम से कम पता तो चले, तब जाके नरेंद्र मोदी जी आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे। राष्ट्रपति ये हैं प्रणब मुखर्जी हैं, बट राष्ट्रपति कोविंद जी, तो रामनाथ कोविंद जी, तो ये प्रेसिडेंट, भारत के प्रधानमंत्री, ये सब आपसे फोटो खिंचवाएंगे। दीज आर द सक्सेसफुल कैंडिडेट इन यूपीएससी। आप जानते होंगे उनका शकल, फेमस पर्सनालिटी हैं। रोमन साइनी सर हैं, टीना धावी मैम हैं, तो दे आर फेमस। तो ऐसे होना है, यूपीएससी को पार करना है, तो जरूर अब की बार यूपीएससी पार वाला ये वाला सेशन को जरूर आइए 10 से 1 में। और एक चीज है कि मैं बता देना चाहता हूँ 20 का दम, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, साइंस, इकोनॉमी, पॉलिटी, हर एक चीज का हर एक दिन 20 क्वेश्चन लाऊंगा, जिसमें आप टेस्ट दोगे और आप अपना दम दिखाओगे। तो मैंने उसका नाम दिया है 20 का दम, सुबह 10 बजे। मोस्ट वेलकम है, ठीक है। अन अकेडमी ऐप में अवेलेबल है, और ये फ्री है बेटा, स्पेशल क्लास मतलब फ्री है, ठीक है। आप आइए पहले तो। और एक चीज मैं बता देता हूँ अन अकेडमी की स्पेशलिटी अभी जो है, देखिए आप 1 साल का लेंगे बेटा 44,000, 2 साल का लेंगे 64, और दोनों में ही आपको क्या करना है, BM लाइव अगर कोड करते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है सीधा 10%। यहाँ पर भी आपको 10% डिस्काउंट, और यहाँ पर भी देखिए 2 साल का 10% डिस्काउंट के बाद क्या होगा, 57,600। कोचिंग लेते हो बेटा ऑफलाइन, आपको 2 लाख 1.5 लाख पड़ेगा। और एक चीज है, देखिए मैं बता देता हूँ आइकनिक के बारे में, बता देता हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। आइकनिक सब्सक्रिप्शन और प्लस में क्या है, दोनों में लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको, दोनों में टेस्ट सीरीज मिलेंगे, दोनों में अनलिमिटेड प्रैक्टिस, दोनों में स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेंगे। बट जो पर्सनल मेंटर रहेगा, ये आपको स्पेशली पर्सनल मेंटरशिप जो रहेगा आइकनिक में। डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होंगे, वो आइकनिक में होंगे। स्टडी प्लानर, सिस्टमेटिक स्टडी प्लान, जो किस तरह से आईएएस 1 साल में क्लियर करोगे। देन पर्सनलाइज फीडबैक। देखो मैं मानता हूं कि हर एक बच्चा जो है अलग होता है, कोई साइंस बैकग्राउंड से होता है, कोई मेडिकल, कोई इंजीनियर, कोई ह्यूमैनिटी, तो सबका जो है जो एजुकेशन बैकग्राउंड अलग होता है। तो सबको पर्सनल ट्रेनर चाहिए अगर 1 साल में क्लियर करना है। ये 1-2 महीने का तो गेम नहीं है बेटा, तो आप क्लियर कर लोगे। तो इसलिए पर्सनल मेंटरशिप के लिए, और मेरा पर्सनल मेंटरशिप के लिए आपको कोड डालना है BM लाइव, तो जिसमें मैं आपको पर्सनली लेवल पे हेल्प करूंगा। पर्सनली लेवल पे जो भी डाउट है, जो भी क्वेरीज है, जो भी चीजें हैं, ऑल सॉर्ट आउट। डेली बेसिस पे आप बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, पर्सनली आपका जो सवाल जवाब है यूपीएससी से रिलेटेड पूछ सकते हो, मेंस का टीरिस से दे सकते हो, एग्जामिनेशन राइटिंग स्किल डेवलप कर सकते हो, और किस प्रकार का स्टडी प्लान करना है उसके बारे में डिस्कस, मतलब जैसे कि यूपीएससी क्या ऑप्शनल रखना है, कैसे तैयारी करना है, कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा फैकल्टी को हम लोग फॉलो करेंगे, किस प्रकार से, एवरी डिटेल अबाउट द एग्जामिनेशन, एवरी डिटेल अबाउट, मतलब पूरा मतलब पूरा आईएएस बना के ही छोड़ेंगे, आईएएस बना के ही छोड़ेंगे, पूरा आईएएस बनना है। तो ये है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको 12 मंथ्स का जो है 57,600, और 24 मंथ्स का जो है 89,100, ठीक है। उसमें भी जो है BM लाइव डालोगे तो आपको 10% जो है डिस्काउंट मिल जाएंगे, 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? सो हियर वी रैप अप द सेशंस। तो हमेशा जो है मैं लाता हूँ आप लोगों के लिए ट्रिक्स, कई ट्रिक्स मैं ला भी चुका हूँ गोल्डन जीके ट्रिक्स में, और मैं कोशिश करूंगा 108 गोल्डन ट्रिक आपको ले आऊंगा, जो बेहतरीन से बेहतरीन हर एक सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स में। स्टे ट्यून, और भी बहुत सारे ट्रिक मैं छोड़ चुका हूँ, और आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीजें ट्रिक्स लाने वाला हूँ। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।